इस बजट से प्रदेश को क्या मिला या क्या खोया? 37,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा जो है प्रदेश सरकार को पड़ने वाला है। बजट पर क्या लगता है आपको? बजट है यार, कौन सा कलश है, कौन सा क्या ये क्लेश है अगर देखा जाए हिमाचल के लिए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि काला दिन है, क्योंकि प्रदेश को सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो लगा है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। 5 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पे इसी मुद्दे पे बात करने गए। मुझे इस बजट को देख के हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश काडर के या हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले 2 बड़े अधिकारी जो है इस टाइम बजट में सीधी उनकी दोनों लोगों की इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी नजर थी कि आपदा को लेकर के कोई बड़ी योजना केंद्र सरकार लाएगी। 1500 करोड़ भी नहीं मिल रहे। क्या उदय आपदा को लेकर इस बजट में जिस तरह से कटौती हुई? अब 1500 करोड़ रुपए की बात करी, कहाँ गया वो पैसा? फिर ये बदला किसके साथ ले रहे हैं? सेंटर में बैठी बीजेपी कांग्रेस के साथ बदला ले रही है। जो आपदा हुई है हिमाचल प्रदेश में उसके लिए अलग से बजट की दरकार है। 7 सांसद उदय ने कहा कि हमारे बैठे हुए हैं दिल्ली में। आपको लगता है कि सरकार लॉबिंग नहीं कर पाई कांग्रेस की? जो बीजेपी के अंदर किसी भी नेता में माननीय प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से बात करने की हिम्मत है? अमित शाह जी, उनके साथ सुधीर शर्मा जी मिलते हैं, उनके साथ हमीरपुर वाले आशीष शर्मा जी मिलते हैं। क्या उस फोटो फ्रेम में कोई हिमाचल का नेता बैठा हुआ देखा बीजेपी का इस तरह से इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में? कांग्रेसी विचारधारा हर्ष महाजन जी का भी, हर्ष महाजन जी हैं, है ना। विक्रमादित्य सिंह अपने लिए बजट लेके आ जाते हैं। अब इसके जो नतीजे हैं वो बड़े भयंकर आने वाले दौर में। एक गुट चाहता है कि प्रदेश की जितनी आर्थिक स्थिति खराब हो और प्रदेश सरकार जितना विलेन बने उतना उन्हें फायदा है। भीड़ को छोड़ दें पैराग्लाइडिंग में, तो हम क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी बात बोली। हमारे टूरिज्म की पोल तो अभी खुल गई जब बर्फ पड़ी और बर्फ में जब लोगों ने रातें सड़कों पे गुजारी। 12,000 बंदे अगर शिमला में घुस जाते हैं ना तो नीचे उसोगी में बैरियर लगा देते हैं हम। तो आपको रेल का खेल क्या समझ आ रहा है अभी? तो आप बोला था ना कि 2027-2032 तक आत्मनिर्भर आत्महत्या के जो आसार है प्रदेश की वो यहाँ पर बनते हुए नजर आने शुरू हो। लेकिन राजनीति जारी है। भाजपा इसको पूरी तरह से बेहतर बजट बनाने में कोई कसर नहीं रख रही है। जिसे हमीरपुर ने कभी रेल नहीं सोची थी, आज वहां रेल की बात हो रही है। जो कांगड़ा जो अंग्रेज जो रेल बना गए, हम उस रेल को बैजना तक भी नहीं पहुंच। बीजेपी के चश्मे से देखेंगे तो बजट में बहुत हरा है और कांग्रेस की नजर से देखेंगे तो काला दिन है। काला दिन है। हमारे सौभाग्य की कमी है, दुर्भाग्य में कोई कमी नहीं है हिमाचल के। बताइए आप दोनों की किस नेता में आप संभावना तलाश रहे हैं हिमाचल की जो मौजूदा लीडरशिप है? नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। देश का बजट पेश हुआ है और जब बजट पेश होता है तो हर आदमी की नज़र बजट पे होती है। और इस हिमाचल प्रदेश को इस बजट में क्या मिला, इसी मुद्दे पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं बिजनेस हिमाचल के एडिटर विनोद कुमार भावुक और साथ में मेरे साथी उदयवीर पठानिया। और हम इस समय हिमाचल बिजनेस के स्टूडियो में बैठे और वहीं पर ही शूट कर रहे हैं। सबसे पहले भावुक जी, बजट आया और बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बजट से प्रदेश को क्या मिला या क्या खोया? बजट को मैं जब सुबह पढ़ रहा था तो मोटी मोटी 2 प्रतिक्रिया मैंने देखी। एक वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो एक उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि सरकार क्या सोचती है उससे पता चलता है। और दूसरी प्रतिक्रिया देखी मैंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सबसे बड़ी चिंता है, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी प्रदेश को, वो इस बार सरकार ने बंद कर दी है। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में इसको बंद करने से 37,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा जो है प्रदेश सरकार को पड़ने वाला है। दूसरा, वहीं मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो धूमल साहब है वो उन्होंने केंद्रीय बजट की प्रशंसा की है। धूमल साहब ने ये कहा है कि खासकर आयुर्वेदा के लिए जो है, और ये जिस तरह का बजट है, इससे जो मेडिकल टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश में उसमें हम बड़े इनिशिएटिव ले सकते हैं। नो डाउट कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो हिमाचल में काफ़ी मात्रा में हैं, आयुर्वेदा के ऊपर अच्छा काम है। तो इसलिए ये तो संभावना है कि मेडिकल टूरिज्म में हिमाचल कहीं ना कहीं पे इनिशिएटिव ले सकता है, बशर्ते हम इसके लिए क्या नीति बनाते हैं ये देखना होगा। तो उदय जी, आपको क्या लगता है? आपने भी बजट आज पढ़ा होगा और सभी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुन लोगी। इस बजट पर क्या लगता है आपको? बजट है,
हाँ बिल्कुल, कल हिमाचल का बजट है। हिमाचल केंद्र का बजट है, केंद्र के बजट में हिमाचल को कितना हिस्सा मिला, इस मुद्दे पर में इन सबकी चर्चा जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिमाचल को हिस्सा मिला? निश्चित तौर पे जब भी प्रदेश का बजट आता है उसमें क्यों, जो निश्चित तौर पे जो हमें जीएसटी में ग्रांट मिलेगी उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है जीएसटी ग्रांट में। जिस तरह से इन्होंने कहा मेडिकल के क्षेत्र में भी संभावनाएं खुली है। अगर बात करें 4 एम्स बनने हैं आयुर्वेदिक एम्स, तो उस पर भी हमारा दावा बनता है। फार्मा हब आयुर्वेदिक बनना है, दावा तो हमारा बहुत कुछ बनता है। मेडिकल टूरिज्म की बात आ गई, जो असल में टूरिज्म कुदरत का दिया हो उस पर क्या किया? जो दिखता नहीं है उसको ये बेचने के लिए आ जाते हैं तमाम लोग, बीजेपी के हों कांग्रेस के हों। शर्म तो इस बात की है, जैसे आपसे सुबह बात हो रही थी तो आपने मेरे को कहा कि जयराम ठाकुर जी ने कहा कि अमृत कलश है। यार कौन सा कलश है, कौन सा क्या, ये कलेश है अगर देखा जाए हिमाचल के लिए तो। और मसला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, मसला हमारे यूथ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो दूसरे अधेड़ लोग हैं, उनके बच्चे तक जुड़ा हुआ है। ये जाके कहां पर क्या किया इन लोगों ने, फिर किस बात की तारीफें कर रहे। यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि काला दिन है। मैं एग्री करता हूं इस चीज के साथ। क्या कौन सा बदला ले रहे ये लोग हिमाचल के साथ? 7 MP आप इसका जिक्र कर रहे थे, और हर MP अपने आप को ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहने से बजाय, तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि इनको डिफाइन किस तरह से करेंगे अपनी ड्यूटीज। बीजेपी जिसने पूरा, मैं सामान्य भाषा में बात करूंगा, पूरे प्रदेश को गेड़ा दे के रख दिया। 7 लोग हम ही लोगों ने चुन के भेजे थे। 3 चले जाते हैं राज्यसभा, और वो भी उसके जाते हैं जो सत्ता में बैठा होता है, या फिर गद्दारी करके जिस तरह से होता है पिछले दिनों हुआ, 1.5 साल पहले हुआ। तो सत्ता और इनकी जो सियासत है अपने लिए है। आइए जिस तरह से सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यों इस पर इतनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है? लोकतंत्र में इतना बड़ा काला दिन बता देना जो है अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि प्रदेश को सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो लगा है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, जो 1954 से 7 राज्यों को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि 5 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पे इसी मुद्दे पे बात करने गए, और हैरानी की बात है कि उन्हें बताया तक नहीं गया कि इस बजट में ये तो बंद ही होने जा रही है, जिसको मांगने के लिए वो बार बार जा रहे थे। तो प्रदेश के 40 लगभग 3000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए का जो नुकसान लगातार हो रहा है, और तनख्वाह तक जो है इससे जाती थी। अब सुक्खू आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य कहां जाएगा? मैं हर बार हम अपने नेताओं को सीधा निशाने पे ले लेते हैं। मुझे इस बजट को देख के हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश काडर के या हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले 2 बड़े अधिकारी जो है इस टाइम पीएमओ में हमारे तरुण कपूर जी हैं, जो सलाहकार है प्रधानमंत्री के, और ये बजट तैयार करने वाली टीम में अनुराधा ठाकुर जी जो हिमाचल काडर की ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, और हिमाचल में रही है, बड़ी बारीकी से हिमाचल को देखा है। यहाँ की 8 साल से बाहर है, और केंद्र में वो हमारा एक मजबूत स्तंभ है। बजट में सीधी सीधी उनकी दोनों लोगों की इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद आप गौर से देख रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि अब ये बात जो GST वाली बात आ रही है, या जैसे एक बात कही कैंसर की और जो शुगर की दवाइयाँ हैं उनके रेट कम होंगे, ठीक है, उनके रेट कम होंगे, उनसे जो टैक्स कम किया, लोग जो हैं जो इससे प्रभावित है या बीमार है उनको तो फायदा होगा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब है, ठीक है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़। तो दवाइयां तो वहां बढ़ रही, हम तो वहां में भी रगड़े में आ गए हैं, क्योंकि उनके रेट जो है कम होंगे तो उससे GST कम होगा, जो बाकी चीजें है वो भी कम होगा। नहीं, GST में तो हम ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सेल ही कम है। ये बोल रहा हूँ, जब रेट्स कम होंगे, वॉल्यूम कम होगा, तो वो भी असली वो जो सरकार को आने वाला रेवेन्यू है वो कम होगा। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपने जो फ्रूट का जो इम्पोर्ट है उस पे आपने उसको लिबरल कर दिया है। अब हमारे सेब का मुकाबला जो है वो अमेरिका के सेब से हो रहा है, न्यूजीलैंड के सेब से हो रहा है, और हम वहां पे मात खा रहे हैं। आज बड़ी तीखी प्रतिक्रिया, मैं आपको ये बता दूं पंकज जी की जो बागवान लोग हैं उनकी भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। ना तो उनको टेक्निकल कोई सपोर्ट मिल रही है, ना तो उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से आप देख लो मौसम का ये हाल है। तो ये एक बड़ा चिंता की बात है कि जो सेब उत्पादक है हिमाचल प्रदेश के, ये बजट कहीं उनके साथ भी खड़ा होता नहीं दिख रहा है।
उदय जी, सबसे बड़ा मुद्दा था आपदा। आपदा को लेकर के सबकी नज़रें थी और बड़ी हैरानी की बात है कि आपदा में जो नियमित तौर पे हमें पहले 3,000 करोड़ रुपए मिलते थे वो भी 2650 करोड़ कर दिए, जबकि हमारी नज़र थी कि आपदा को लेकर के कोई बड़ी योजना केंद्र सरकार लाएगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आपदा आ रही है तो उसमें तो कटौती हुई और 1500 करोड़ भी नहीं मिल रहे। क्या उदय, आपदा को लेकर इस बजट में जिस तरह से कटौती हुई, बयान मिल रहे ना आप लोगों को। मेरा हिमाचलियों के साथ सवाल है कि आप लोग हमेशा सियासत के ये जो दो पलड़े हैं ना, इनके ऊपर बैठते हैं। कभी एक को हवा में लटका देते हैं, एक को जमीन पे बिठा देते हैं, कभी जमीन से उठा के हवा में लटका देते हैं। लटकते हैं आप लोग। अब 1500 करोड़ रुपए की बात करी, कहां गया वो पैसा? पंजाब में कहां गया वो पैसा? यहां पर जो सहूलियत के लिहाज से सियासत है वो हो रही है। ओबीएस के मुद्दे पे एक तरह से कहूं तो ये शुरुआत हुई। अब बताइए कि एक ओपीएस की वजह से तमाम जितनी भी बार लगनी थी वो इन लोगों ने लगा दी। हम लोगों ने कुछ किया? कांग्रेस इस बात पे खुश है कि हमने ओपीएस दे दिया, और बीजेपी इस बात से दुखी है कि अगर ओपीएस वाला मुद्दा हमारे पास होता तो शायद हम सत्ता में होते। इन लोगों को सत्ता दिखती है। ओपीएस दे दिया, नौकरियां रुक के रह गई, ब्रेक लग के रह गई। अब तो इस बजट के लिहाज से और जिस तरह से कटौती हुई है, इनको तो जो लगे हुए लोग हैं उनकी सैलरी निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बदला किसके साथ ले रहे हैं? सेंटर में बैठी बीजेपी कांग्रेस के साथ बदला ले रही है, या बीजेपी या हम लोगों के साथ, आम आदमी, आम हिमाचली के साथ? आप ही ने डिस्कस किया कि जो सेब इंडस्ट्री है, एप्पल इंडस्ट्री है, उसका भी बट्टा बिठा के रख दिया। बट्टा तो हम लोगों का बैठा ना। क्यों करते हैं आप लोग ऐसी चीजें जिससे आप लोग इनकी तरफ देखेंगे? आज अखबारें तमाम भरी हुई हैं कि एक तरफ बहुत बढ़िया बजट है, एक तरफ की काला दिन है। अरे हम लोगों का तो बजट का तो सत्यानाश रसोई से शुरू हो जाता है पंडित जी, और उसके बाद जब हमारे बच्चे बेकार घरों में बैठे हुए हैं, अब एक प्रोफेशनल तरीके से सोचना होगा कि ओपीएस, अगर सेंटर वहां पे जिद पकड़े हुआ है कि नहीं देंगे ओपीएस, तो फिर यहां पे भी कुछ समझौते करें। अगर देखा जाए तो एक अच्छी पे जो है वो मिल रही है, और हमारा जो यूथ बैठा हुआ उसको कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, 5500 तो मिल रहे हैं। कौन से 5500? वो जो इन्होंने नई योजना लाई है 5500 वाली। चलिए मान लेता हूँ। आप देखिए, मुझे लगता है सरकार 5500 रुपया और कहाँ 1.5-2 लाख के पैकेज। ये सरकार को सोचना है कि उन्हें युवा के साथ। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो एक खबर चल रही थी, बड़ी वायरल हो रही है कि अब स्कूलों में जो है वो रील्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 15,000 स्कूल पूरे देश में। तो जो हिमाचल प्रदेश में मैं उसको देख रहा था कैसे फिट हो सकती है। तो रील मित्र जो है उनकी भर्ती तो कहीं ना कहीं पे खुल सकती है। इस बजट से संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, यहाँ पे लेकिन जो सीरियस इशू है, मैं आपदा के ऊपर बात कर रहे थे हम, और उदय जी सीधा डंडा लेके राजनेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करूं कि 2025 में जो है ना, जो मोटा मोटा अनुमान है 18,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ आपदा से। ठीक है, प्रधानमंत्री खुद गड़गड़ आए और यहाँ पे जो पीड़ित थे, एक बच्ची थी जिसके माँ बाप और सब कुछ, मतलब वो सारे उस हादसे का शिकार हो गए थे, तो उस बच्ची से उन्होंने संवाद किया, उसका वीडियो बाकायदा जारी हुआ, वायरल हुआ वो वीडियो, और प्रधानमंत्री ये 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए कि आपदा से जो नुकसान हुआ मैं उसकी 1500 करोड़ इस प्रदेश को देने। इस बजट में तो उन 1500 का भी जिक्र नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हिमालय बचाओ नीति अभियान जो है, उसके दो बड़े नेताओं ने, गुमान ठाकुर और कुलभूषण उपमन्यु जी ने एक लेटर लिखा, केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा, जो आपदा को हटाने वाला जो प्राधिकरण है उनको लेटर लिखा कि जो आपदा हुई है हिमाचल प्रदेश में उसके लिए अलग से बजट की दरकार है, उसके लिए अलग से बजट चाहिए अगर हिमाचल को बचाना है। तो लग से बचाने की बात दूर रह गई, प्रधानमंत्री जी के 1500 करोड़ दूर रह गए। जो एक्चुअल में हमें ग्रांट मिलती थी आपदा से लड़ने के लिए, उसमें भी कमी कर दी गई है। विनोद जी, मुझे लगता है हिमाचल ने सबसे बड़ा मॉडल क्रिएट किया था, लगभग 8.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए हर प्रभावित परिवार को देने की बात कही थी, लेकिन इस बजट में प्रदेश को कहीं से भी सहारा मिलता नजर नहीं आ रहा है। 7 सांसद उदय ने कहा कि हमारे बैठे हुए हैं दिल्ली में और सभी के सभी जो हैं वो भाजपा के हैं। आप
आपको लगता है कि सरकार लॉबिंग नहीं कर पाई कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है, या भाजपा के जो 7 बड़े चेहरे हैं वो प्रदेश की बात जो है वो मजबूती से नहीं रख पाए? आपको लगता है कि इस वक्त बीजेपी के अंदर किसी भी नेता में माननीय प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से बात करने की हिम्मत है? उदय बहुत बड़ा सवाल उठाया, आपको लगता है? मैं आ रहा हूं इसी मुद्दे पे। इन दिनों थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी। एक दो फोटो कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें ना, अगर मैं हिमाचल भाजपा की बात करूं तो उनकी बैंड बज गई है। और मैं आपसे भी भावुक भाई इसमें ये चाहूंगा कि आप भी अपना पक्ष जरूर रखिएगा। अमित शाह जी, उनके साथ सुधीर शर्मा जी मिलते हैं, उनके साथ हमीरपुर वाले आशीष शर्मा जी मिलते हैं। क्या उस फोटो फ्रेम में कोई हिमाचल का नेता बैठा हुआ देखा बीजेपी का? इस तरह से इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल बीजेपी की जिस तरह से बात करी मैंने, तो इन नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती जो थोड़े से, या तो सुधीर शर्मा जी की तरह कांग्रेसी विचारधारा हर्ष महाजन जी का भी, हर्ष महाजन जी हैं, है ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस एक्सप्रेशन, इसी तरह से अमित शाह जी का फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता देती है कि हिमाचल में जो जिन नेताओं ने बात करनी थी उन्होंने तो नहीं की। अब दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ आ जाओ आप। विक्रमादित्य सिंह अपने लिए बजट लेके आ जाते हैं, 1-2 नेता और हैं वो अपने लिए बजट लेके आ जाते हैं। तो यहां पर हिमाचल की ये भी सच्चाई है कि हिमाचल की जो टॉप लीडरशिप है सरकार में वो भी पिटे हुए साबित हुए, और जो आईएएस लॉबी की जिस तरह से आपने बात करी वो भी पिटे हुए साबित हुए। और अब इसके जो नतीजे हैं वो बड़े भयंकर आने वाले दौर में जनता को भुगतने पड़ेंगे। देखिए नतीजे, मुझे लगता है नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजट में प्रदेश को कटौती हुई है, उसका असर हमारी कहीं ना कहीं हमारे विकास पे उसका साफ असर नजर आएगा, और कुल मिला के इसका भुगतान कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। जैसे उदय ने कहा कि जिस तरह से हमारी अफसरशाही, भाजपा, कांग्रेस सब कहीं ना कहीं फ्लॉप नजर आ रहे हैं और निजी हितों की पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश हित कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई उसकी पैरवी कर रहा हो। आपको लगता है वर्तमान राजनीति में एक गुट चाहता है कि प्रदेश की जितनी आर्थिक स्थिति खराब हो और प्रदेश सरकार जितना विलेन बने उतना उन्हें फायदा है, क्योंकि 2 साल चुनाव को है लगाए जीतने की कोशिश में है बीजेपी। अगर यहाँ पे देखा जाए कि जितना सा बदनाम हो सकते हैं ये हो जाए। अब सहारा पेंशन योजना, बकाया योजनाएं कि नहीं चल रही हैं भाई लोग, अगर आप सेंटर से मदद नहीं करवाएंगे तो हिमाचल सरकार अपनी जान देगी क्या? सबसे बड़ा जो एक सवाल। साथ में सेक्टर वाइज हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम भी करते चलते हैं। एक बड़ा नया शब्द इस बार बजट में सुनने को मिला है सेंट्रल बजट में, माउंटेन ट्रेल, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। माउंटेन ट्रेल का मतलब यहाँ पे ये माना गया है कि जो पहाड़ है, एडवेंचर टूरिज्म की, पहाड़ों में एडवेंचरस टूरिज्म, नए ट्रैक जो है वो विकसित करने हैं। तो मैं मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, हमारे पास हिमाचल में इतना कुछ है, ये जो माउंटेन ट्रेल है इसके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो शीत ओलंपियन है वो हिमाचल से संबंध रखता है ना। किस तरह से? मनाली से हिमाचल, जो जिसने ओलंपिक खेला है, शीत ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक है ना। और वो बंदा दुखी हो गए जो है ना, वो उसने छोड़ दिया हिमाचल, अभी कहीं और काम कर रहा है। ये सरकार की नीतियां बिल्कुल मिलाकर के हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ को छोड़ दें पैराग्लाइडिंग में, तो हम क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बढ़िया पॉलिटिकल एडवेंचर तो पूरा हो रहा है। कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं। सब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने ट्रैक रूट्स हैं, इजी टू टफ ट्रैक रूट्स, उनको पता है कहाँ से बेचा जा रहा है। उनको बॉम्बे से बैठ के बेचा जा रहा है, दिल्ली से बैठ के बेचा जा रहा है, लंदन से बैठ के बेचा जा रहा है। हम उन ट्रैक रूट्स पे कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या वो जाने के लिए जरूरी संसाधन हमारे पास उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। कोई ऐसी कोई एक मदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हिमाचल प्रदेश में जो ट्रैकिंग को मॉनिटर कर सके। जो जितने भी ट्रैकिंग इंस्टीट्यूट, हमारा पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट है, उसका कभी प्रॉपर इस्तेमाल कर ही नहीं पाए हम लोग। उसका काम रह गया सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग करा दो उनको।
या हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्शन के अंदर ट्रैकिंग को कभी उस तरह से गंभीरता से सरकारों ने लिया ही नहीं। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा हमारे पास प्राधिकरण है या ऐसा कौन सी जगह, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो सांस्कृतिक मेले है ना राम भरोसे चलते हैं, वैसे डीसी भरोसे, राम भरोसे नहीं, डीसी भरोसे जो ट्रैकिंग है वो भी ऐसे चल रहा है। आपने देखा पिछले दिनों एक खबर थी, चंबा के 2 बच्चे जो है ना उनकी मौत हो गई। हमारे पास कोई पैरामीटर्स है, हमने IIT मंडी में बनाई है क्या ऐसा कोई डिवाइस पैदा किया कि वो ये पता लगा दे कि कहाँ पे कोई बच्चा फंसा हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है मजेदार बात है कि हमारे पास पौंग डैम जैसा एक शांत झील है इतनी बड़ी, जिसके लिए हमने अपनी जो हल्दून घाटी थी उसको पानी से लबालब कर दिया जहां पे धान होते थे। यहाँ पे ये सरकारी वाटर स्पोर्ट्स का सरकारी केंद्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नेवी और एयरफोर्स के जो गोताखोर है वो यहाँ पे ट्रेंड होते हैं। हिमाचल प्रदेश के पास अपनी जो है ना वाटर स्पोर्ट्स की टीम नहीं है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप जितनी हमारे ढलाने हैं जहां हम स्कीइंग करते थे, जो बर्फ के खेल थे, कहाँ हो रहा है? मेरे को बताओ ना, कौन सा प्लेयर निकल आया? हमने कौन सा प्लेयर पैदा कर दिया? कौन सा कोचिंग कर दी? कौन सा अलग से डिपार्टमेंट बना दिया हमने? हम कहाँ तैयार हैं? हम कहीं तैयार नहीं है भाई साहब इन खेलों के लिए जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। हम कहीं, कौन सा बड़ा इवेंट हो रहा है? कौन सी नई चोटी खोजी गई? जो पुरानी चोटियां अंग्रेज खोद के चले गए हैं, मतलब आज़ादी से पहले की वो होते थे, एक्सपीडिशन होते थे, और हमने कोई नई चोटी नहीं खोजी। हम इस तरफ को लड़कों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। आप जब हमारे आ रहे हैं लड़कों को इनोवेटिव भी नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को हम उस तरह से ला ले रहे हैं, तो फिर चिट्टा चिट्टा ही रोएंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली। हमारे टूरिज्म की पोल तो अभी खुल गई जब बर्फ़ पड़ी, और बर्फ़ में जब लोगों ने रातें सड़कों पे गुजारी। मनाली शिमला में 22 घंटे का जाम लगा, वहीं पे लग गया था। पता हम टूरिज्म के लिए भाई साहब मनाली के छोड़ो, आप शिमला में 4000 बंदे अगर शिमला में घुस जाते हैं ना तो नीचे उसोगी में बैरियर लगा देते हैं। हमारे पास गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं शिमला। हम इतने राजनीति से बंधे हुए हैं, हम इतने परंपरागत हैं, हम इतने दकियानुसी हैं, हम ये नहीं मत कर पा रहे हैं कि जितना भी प्रशासनिक अमला शिमला में बैठता है उसको वहां से हटाओ, शिमला को एक्सक्लूसिव रहने दो। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक शुरुआत की थी, कुछ दफ्तर हटाए, लेकिन उसका अंदर खाते कांग्रेस। आपको पॉलिटिकल विल तो चाहिए ना दोस्त, आपके पास पॉलिटिकल विल होगी तो वो बंदा एक्शन लेगा, वो लाभ आने का गणित नहीं सोचे, कॉमन सेंस से सोचेंगे। आर्जिनरी भवन जहाँ पे सेक्रेटरीट है वहां पे स्टेट ऑफ आर्ट होटल हो, है ना, कोई बंदा अपने जीवन में एक बार रहने की सोचे यार कि मैंने वहां रहना है, उसमें अंग्रेजों के टाइम के होटल में रहना है। आप वहां पे इतना कुछ ठोक दिया हुआ शिमला में कि बंदे को पहले तो यही सोचना पड़ता है गाड़ी कहाँ खड़ी करूं। देखिए भावुक जी, मुझे लगता है जो टूरिज्म है प्रदेश का उस पर हम अलग तरह से, लेकिन बजट में आपने निश्चित तौर पे कहा कि संभावनाएं ट्रैक टूरिज्म में निश्चित तौर पे जो ये नई जो है इसमें हमारी संभावनाएं हैं। तो उदय में बात कर रहा था कि कुल मिलाकर के बड़े चेहरे हैं हमारे पास केंद्र में, कंगना रनौत है, अनुराग ठाकुर है, ऐसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बार रेल की कोई बात नहीं। जिससे पूछो वो कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अभी रेल पे। तो आपको रेल का खेल क्या समझ आ रहा है अभी? तो देखिए माउंटेन, क्योंकि पहले बजट में सबसे पहले रेल की बात होती थी जितना हमें याद है। बिल्कुल होती थी, बातें ही रह गई है ना। माउंटेन ट्रेल और रेल तो छोड़िए, पूरे हिमाचल की रेल बना के रख दी। और देखिए हमारे जो हुक्मरान है ना, बीजेपी और कांग्रेस, इनका एक फिक्स वो होता है कि सत्ता में बैठे हैं और केंद्र में आपकी सरकार नहीं है तो बोलो कि सही नहीं है। अगर है तो वही बात आ गई कि अमृत कलश याद आएगा या फिर दूसरी चीजें याद आएंगी। हिमाचल के लोग किसी को याद नहीं आते। आज बेरोजगारी का पैरामीटर कहाँ पे पहुंच गया, उसका जो क्या कहते हैं उसको ग्राफ, वो कहाँ जा रहा है? जिराफ की तरह ग्राफ हो गया बेरोजगारी का। लेकिन वही चीज आ गई कि हम लोगों को बीमारी है कि हम लोग बीजेपी कांग्रेस करेंगे, अपने हकों के लिए नहीं पूछेंगे। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि हमारे हिमाचल का एक भी युवा नेताओं के सामने जाके सवाल नहीं पूछेगा कि भैया बजट वाली बात हुई, इसमें हमें क्या मिला, इसमें बेरोजगारी के लिए क्या मिला। वही बात आ गई ना कि जो जीएसटी थी उसकी कलेक्शन वैसे ही कम है, खपत वैसे ही कम है ना। दिल्ली से चौथा हिस्सा तो हमारी आबादी है पूरे हिमाचल की, अगर उसी तरीके से देखा जाए बड़ी कम आबादी आएगी दिल्ली के, उसमें कंजप्शन भी बहुत कम है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। फिर कंजम्पशन हम करवाते हैं इन पॉलिटिकल लोगों की,
कंजम्पशन हम करवाते हैं आईएस लॉबी की कि भैया आप लोग खुश रहो, इन लोगों के बजट में कहीं कोई कटौती नहीं है। हम लोगों की जो पीढ़ियां हैं वो खत्म हुई हैं, आगे भी खत्म होती रहेंगी। उम्मीदें हर साल उठती हैं। एक लाल पहले बहुत बड़ा रजिस्टर हुआ करता था, अब एक छोटा सा क्या कहते हैं उसको जी, टैबलेट ही आते हैं, टैबलेट है ना, वो आ गया। और हमारे लिए उस टैबलेट में जहर की टैबलेट रखी होती है। सीधी सी बात है कि हिमाचल के लिए कहते हैं कि हिम का आंचल, अब तो ये बर्बादी का आंचल होके रह गया। अब बोला था ना कि 2027-2032 तक आत्मनिर्भर, आत्महत्या के जो आसार हैं प्रदेश की, वो यहाँ पर बनते हुए नजर आने शुरू हो गया। और इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है कांग्रेस भी और बीजेपी भी। देखिए, मुझे लगता है उदय जी ने जो बात कही है कि ये बजट में कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए काफ़ी निराशा। अगर हम बात करें बागवानों की, बागवानों के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किसानों के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यूथ कहीं ना कहीं अपने लिए इसमें ढूंढ रहे हैं अभी भी। लेकिन राजनीति जारी है, भाजपा इसको पूरी तरह से बेहतर बजट बनाने में कोई कसर नहीं रख रही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वही कांग्रेस इसे कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बजट में हमारा हिस्सा नहीं मिला है, इसके लिए उतना ही जवाब पिछले दिनों पंडित जी जो हिमाचल के सांसद हैं कांगड़ा चंबा के डॉक्टर जी भारद्वाज जी, वो बता रहे थे वहां पे सदन में कि जो बिलासपुर से ले जो रेल मार्ग बनना है उसका सर्वे पूरा हो गया है। और वाया मंडी जा रही है, और आपके घर से होते हुए जाएगी वाया मंडी। और उसका जो उन्होंने अनुमानित लागत बताई उदय जी, 1,31,000 करोड़ रुपए जो है उस प्रोजेक्ट पे खर्च जोड़े। सर्वे पूरा हो चुका है ना। हमें तो ये पता है, बुर्जियां में लगी है, कई बार खबरें हुई है, लेकिन इस बजट में ना एक भी रुपए नहीं है उसके लिए। अभी तक कागज ढूंढ रहे हैं भाजपा वालों से पूछा जाए। इस मुद्दे पे बाद में जाऊंगा। अच्छा है 1 रुपया नहीं है। अगर ये ट्रेन लाहौल स्पीति पहुंच गई ना भाई साहब, तो वहां पर जो हमारा खजाना लिथियम का दबा हुआ है वो लुट जाएगा, हिमाचल बिक जाएगा। अगर मेरे से कहीं असहमति हो तो आप दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल, इस पर एक रिसर्च है बहुत बड़ी जिस पर प्राइवेट कंपनियां ड्यूटी हुई है। इन मुद्दों, क्योंकि अंग्रेजों ने भी रेल यहां से किसी खेल में लाई थी, तो जब भी कोई रेल या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कहीं लगता है उसके पीछे एक बड़ी सोच होती है। लेकिन दुख की बात है कि कांगड़ा की रेल तो हेरिटेज। ऐसी खबर है कि ले ऊपर क्या ना ले में या लाहौल में कोई लिथियम का खजाना है, तो ये तो प्रदेश के लिए बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में भी मिला है ना, बड़ी बात है ना। टूरिज्म की बात होती है तो मैं कहीं सुनिए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ ना, इस प्रदेश में तो वही बात हो गई कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इल्जाम लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो घुसपैठियों को अंदर ला रही है। एजेंसियां जितनी भी है बॉर्डर पे वो केंद्र। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेल बनने से लिथियम का खजाना नहीं लुटने वाला, ये एक सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांगड़ा का सबसे पुरानी रेल तो कांगड़ा में चलती थी, लेकिन पॉलिटिकली डीरेल क्यों हुई? हमारा 1 इंच नहीं बढ़ा। आप देखिए अनुराग ठाकुर को मैं इसमें बधाई देता हूं, उनकी आप राजनीतिक इच्छा शक्ति देखो। जिस बिलासपुर मंडी ने, जिस हमीरपुर ने कभी रेल नहीं सोची थी, आज वहां रेल की बात हो रही है। जो कांगड़ा जो अंग्रेज जो रेल बना गए, हम उस रेल को बैजनाथ तक भी नहीं पहुंचा। 3-4 दिन पहले खबर थी कि वो पीछे जो बरसात के दिनों की रुकी हुई थी ना पठानकोट, वो ट्रायल हुआ यहाँ तक, कोई रानी ताल तक बोलता है कि नहीं ठीक है। पुरानी रेल का ट्रायल करते हैं हम लोग। कांगड़ा में मुझे लगता है नेताओं की कमी है, ये इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे सौभाग्य की कमी है। दुर्भाग्यों में कोई कमी नहीं है हिमाचल के, क्योंकि बात वही आ गई, जिम्मेवार हम हैं, ये नेता लोग नहीं हैं। क्योंकि हम लोग नेता बनाते हैं, हम लोग अभिनेता बनाते हैं। अगर वही बात आ गई भाई साहब, अगर कंगना रनौत भी आपके मंडी से ही है पंडित जी, उनको बॉक्स ऑफिस पे अपनी फिल्म हिट चाहिए। जनता के सपने फिट होते हैं ना, कहीं भी तो फिट हो जाए। और इसी तरह से बहुत बड़े बड़े नाम जो है हिमाचल से चलते हैं। कोई एक दफ़ा का MP बन के साइड पे हो जाएगा, बढ़िया पेंशन लग जाएगी। हम लोगों के हिस्से में टेंशन रहेगी, हमारे हिस्से में ना ग्लैमर आएगा, ना हमारे बच्चों को रोजगार आएगा, बस चीखेंगे। लोग तो ये भी सोच रहे थे कि कंगना रनौत की वजह से हो सकता है जो फिल्म सिटी वाला एक पुराना इशू रुका हुआ कई सालों से, मनाली पे फिल्म सिटी का एक, क्योंकि आउटडोर के लिए तो हम हिमाचल प्रदेश को यूज कर ही रही है। बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, शूटिंग तो होती है। मनाओ सन्नी देओल जी आ जाते हैं वहां पे, अदरवाइज बकाया उंगलियों पे गिन के खत्म हो जाएगी, 5 उंगलियों पे। बॉलीवुड बहुत बड़ा है, तो
वो आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि सनी भाई वहां पे आ गए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, अनुपम खेर जी शिमला आ गए, वो ये कर दिया। हमारे जो तमाम नेता हैं ये अव्वल दर्जे के अभिनेता हैं, इन लोगों के आगे पिट जाते ये हैं। ठीक बात कही आपने कि मुझे लगता है कि हम नाम भले ही अनुपम खेर, सनी देओल, कंगना रनौत हैं, लेकिन हमारे नेता सबसे बड़े अभिनेता हैं। और कुल मिलाकर के ये जो बजट है इसमें जिस तरह की निराशा झलक रही है, इसके लिए एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरा जिस तरह से, क्योंकि प्रदेश सरकार को भी चाहिए था वो लॉबिंग करती, हमारे IAS अधिकारी को भी चाहिए था और भाजपा को भी चाहिए था वो 2 साल आगे के चुनावों के बजाय प्रदेश हित की मुझे लगता है कि बजट तो हमने सबने देख लिया, प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक भी आ गई, अपने अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से सबने प्रतिक्रिया देखी। बीजेपी के चश्मे से देखेंगे तो बजट में बहुत हरा है, और कांग्रेस की नजर से देखेंगे तो काला दिन है, काला दिन है। मैं एक जो इसमें जो 4 एम्स जो बनाने की बात की है, आयुर्वेदा पे आधारित एम्स बनाने की बात, ये आपने बात कही कि जो नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जो मिल सकता है उसमें हमें पैरवी करनी होगी। हम पैरवी, प्रदेश की पैरवी और दावेदारी, ये 2 चीजें हैं हमारे पास। और अगर आयुर्वेदा की बात होती है या इस तरह 4 आयुर्वेदा एम्स जो है मैं वो ही बोल रहा हूँ, हम क्यों दावेदार हैं। मैं सरकार से भी ये ध्यानार्थ रखूंगा कि इस चीज पे जरूर ये करें। उत्तराखंड, अगर नॉर्थ हिमालय में हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल 2 ही दावेदार है, जो मतलब जहाँ कोई अनरेस्ट नहीं है, शांति प्रिय है, और हाई रिचेस के हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट जहाँ पे हैं, जहाँ और पूरी इस तरह की जगह है, यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि आयुर्वेदिक फार्मा को भी बढ़ाने की बात कही है। दोनों में हमारी दावेदारी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चीजों को आप गौर से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जोगिंदरनगर में जो NMPB है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनका रीजनल ऑफिस है। जोगिंदरनगर से हम यहाँ के नॉर्थ के 7 स्टेट जो है उनको लीड कर रहे हैं जोगिंदरनगर बैठ के। हमारे पास 3 बड़े हर्बल गार्डन है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हर तरह का मेडिसिनल प्लांट है। अब ये जो बल्क ड्रग पार्क लग रहा है ऊना में, वहां पे जो 1403 कनाल जमीन है, उसके हर तरफ 15 मीटर का हर्बल गार्डन की पट्टी बननी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास इतने ऐसे औषधीय पौधे हैं, हमारे पास वो तमाम संभावना है कि एक तो उन पौधों के ऊपर यहाँ पे रिसर्च हो सकता है। बल्क ड्रग पार्क में भी जो API है, जो दवाइयाँ बनती हैं, उसमें जैसे फार्मा में हम जा रहे हैं और हम सिरमौर बढ़ रहे हैं फार्मा, तो वहाँ पे एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा के ऊपर भी काम हो सकता है। उदय भाई बिल्कुल मैं आपकी बात टोक रहा हूँ कि भावुक भाई ने कहा कि इस बजट में हमें नहीं मिला, लेकिन जो मिल रहा है उसकी दावेदारी को लेके तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। आ जाए फिर जो मर्जी ले उसका श्रेय राजनीतिक तौर पे। उसी बात पे आ रहा हूँ, JNK को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं जब वही चीज आ जाएगी। अब सियासत से जोड़ता हूँ, JNK पे सबसे बड़ी बात है चुनाव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चुनाव के आधार पर ही तय होती है। उसी तरह की जो टेरेन है वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सर्वविदित है कि JNK की क्या इश्यूज है। इश्यूज बड़े अलग है, इश्यूज अलग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अलग नहीं है वहां पे। आप सुनिएगा, जब पंचायती राज के चुनाव होने थे वहां पे अनुराग ठाकुर की ड्यूटी लगी है ना। बीजेपी अपना खेल खेल रही है, वहां पर जो क्षेत्रीय दल है वो अपना खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस को तो इस खेल से बाहर ही निकाल दो आप। जब ये अपना विजन देखेंगे ना भाई साहब, लिथियम की जो चीज थी वो दब गई, लेकिन संभावनाएं नहीं खत्म होती हैं। भावुक भाई ने भी गिनवाया कि ये संभावनाएं हैं। मेरे को आप दोनों भाई एक नेता गिनवा दो जिसमें आपको ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हों कि उसमें हम लोग आम आदमी अपनी संभावनाएं तलाश सके। दोनों से मेरा सवाल, इसके बाद मैं कहूंगा कि क्लोजर आप लीजिए। बताइए आप दोनों कि किस नेता में आप संभावना तलाश रहे हैं हिमाचल के जो मौजूदा लीडरशिप है। बजट की बात से मुझे लगता है राजनीति की तरफ चल गया है। मैं फिर बार बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये केंद्र का बजट है और केंद्र ऐसा नहीं है कि केंद्र इग्नोर किसी को करे पॉलिटिकल। मैं ये भावुक भाई, सबसे बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश है छोटे राज्य जिनके अपने संसाधन बहुत कम है, उनके लिए इसीलिए उनके लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का प्रावधान किया गया था। जो गैप रह जाता था 30,000 40,000 करोड़ का, उसे कवर करने के लिए रखा गया था। लेकिन 1954 पहली बार बंद हुआ है और अब तनख्वाह देने के भी लाले पड़ जाएंगे। जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह से GST में भी हमें मार पड़ी है, तो कुल मिला के आपको नहीं लगता है कि अब आने वाले समय प्रदेश के हालात और खराब होंगे? नहीं, डेफिनेटली पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह की खबरें हैं
कभी 2 महीने की हमने तनख्वाह या पेंशन एक साथ लोन लिमिट कम हो गई हमारी, एवरीथिंग क्लोज पे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी जैसे पिछले कई दिनों जो केंद्रीय बजट, उससे पहले प्रदेश की जो टॉप की लीडरशिप थी वो दिल्ली दरबार में कई बार गई। एक तो वो जो लोन की लिमिट थी उसकी परसेंटेज बढ़ाने की पैरवी करने के लिए जा रहे थे कि हमें, अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हमें कर्जा लेने की तो आप कोई ना कोई वो दे दो, इजाजत दे दो। वो नहीं मंजूर हुई। आपका ये जो डेफिसिट ग्रांट थी, आपकी डेफिसिट रेवेन्यू ग्रांट थी, उसका बंद कर देना तो एक बड़ा झटका है ही है। तो उसमें वो जो कैलकुलेशन है उनकी कि 37-38 हज़ार करोड़ रुपया 5 साल में एक सीधा सीधा नुकसान होने पड़ा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल हम एक तरह से आप बोले कि उत्पादक प्रदेश नहीं है, हम एक तरह से उपभोक्ता प्रदेश है, कंज्यूमर स्टेट है। तो जो हमारे प्रिविलेज थे उसके ऊपर तो कुठाराघात हुआ है। और आप राजनीतिक जिम्मेदारी देंगे तो ओबियसली इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हमने अपनी पैरवी करने के लिए, छोटे से प्रदेश की पैरवी करने के लिए 7 लोग दिल्ली भेजे हैं, उनके नाज नखरे है ना सब झेल रहे हैं, जब झेल रहे हैं। और वो अगर हिमाचल को उसका नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पे जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे लगता है काफी लंबी होगी बहस। आखिर में उसी नोट पे मैं जाऊंगा कि जो नहीं मिला अब उस पर हम चर्चा ना करें, लेकिन जो मिला है, जो संभावनाएं हमें बीच में नजर आ रही है, जैसे भाई ने कहा पर्यटन में संभावना हमें नजर आती है, हमें आयुर्वेदा में संभावना नजर आती है, वहां पे अपनी दावेदारी टूरिज्म में, मैंने वही कहा पर्यटन में, तो उन चीजों पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वरना मुझे लगता है इस पहाड़ी प्रदेश में आने वाली जनरेशन को जवाब देने से पहले जरूर आपको सोचना होगा। एक नोट चार्ज में चलते चलते मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो केंद्र बजट है, हमें ये भी देखना होगा जब स्टेट का बजट आएगा कि जब केंद्र से हमें कुछ नहीं मिला है तो स्टेट ने अपने डेफिसिट पूरे करने के लिए, यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए, यहाँ के रेवेन्यू जनरेशन के लिए स्टेट क्या प्रबंध कर रही है ना, हमें वो उस पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी आखिरी बात उदय भाई। मेरी यही रहेगी, आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जिस तरह से भाई ने जिक्र किया कि इतना बजट तो गया है ही नहीं। अब आप लोग हिमाचल की जो अभी सत्ता में बैठी कांग्रेस है वो कितनी सी कटौती करती है, और उसमें जो नेता शामिल हैं वो कितना सा बोलते हैं कि हमारी तनख्वाह में कटौती कर दो, हमें नई गाड़ियां नहीं चाहिए। वो कितने से ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम इतना सा बजट अपने आप से निकाल के देते हैं, ये आप युवाओं पर खर्च कीजिए, हिमाचल के फ्यूचर पर खर्च कीजिए। और इन दोनों भाइयों ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि उस नेता का नाम बताइए जिसमें आपको संभावनाएं नजर आ रही हूं कि इसको अगर हम मौका आपको किस में नजर आ रही है? चलिए मैं आपसे मैं जनता के आगे सवाल छोड़ रहा हूं, मेरे को किसी में नजर नहीं आती। मैं तो भाई इसको ऐसे मुझे लगता है सभी नेताओं को तो मौका दिया है हमने। इसको ऐसे समझते हैं, केंद्र सरकार ने तो अपने बजट में बोल दिया कि स्कूलों में रील बनवाने की ट्रेनिंग देंगे, प्रदेश सरकार ने मोबाइल स्कूल में ले जाने में पाबंदी लगाई है। बस बजट को भी आप नहीं इसी तरीके से समझे थोड़ा सा कि पाबंदी लगाई है। सीरियस नोट पे यही रहेगा कि अगर आप हिमाचलियों को आदत है ना कि इसी तरीके से चलना है तो चलिए चीखे मत मारिए आप लोग कि हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिन लोगों को आपने चुना है और या चुनते रहे हैं और आगे भी चुनेंगे, वो आपको किस लहजे से देख रहे हैं, किस तरह से आपकी सोच को देख रहे हैं, किस तरह से जो बेरोजगारों की फौज खड़ी है उसको देख रहे हैं। ओपीएस के मसले पे किसी को अपने सपने नजर आते हैं, किसी को सपना अपना टूटता हुआ नजर आता है। आप अपने सपने पे बताइएगा कि आपको हिमाचल में संभावनाएं किस लीडरशिप में नजर आ रही है। जरूर अपने कमेंट दीजिए, अपने राय रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। और उदय जी और विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, मैं इनका आभार करूंगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई स्टूडियो नहीं है, ऐसी कोई लाइट्स नहीं है। हमें तो आप लोगों को हमसे अगर बैठना है तो सड़क किनारे, पुलिया पे, कहीं एक तरह से जहाँ भी बैठने को जगह मिल गई खोखे पे, हम लोग वही मिलेंगे। तो भाऊ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने आला स्टूडियो में हमें बिठाया, और धन्यवाद। धन्यवाद आपका। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1
हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।